इस लेक्चर के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट डिस्कस करेंगे। मतलब कि जो इंडियन प्रेसिडेंट होता है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको क्या पोजीशन दी गई है। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कहा जाता है। मतलब कि जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं हमारे देश में, उसका सुप्रीम कमांडर कौन है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। उसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री कहा जाता है। और उसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑलवेज कम्स फर्स्ट इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। मतलब वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे पहले आते हैं। वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स क्या होता है? वारंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है एक लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज, जिसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सबसे ऊपर आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हमारे देश के अंदर हैं, चाहे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर लो, चाहे आप गवर्नर की बात कर लो, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर लो, चाहे आप चीफ मिनिस्टर की बात कर लो, चाहे आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात कर लो, इन सब कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज के बीच में प्रेसिडेंट सबसे ऊपर आता है। तो प्रेसिडेंट सबसे ऊपर आता है वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स के अंदर। मतलब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज की लिस्ट है हमारे देश में, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हमारे देश के अंदर है, उन कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज में से प्रेसिडेंट सबसे ऊपर आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि बड़े लोगों में, जितने भी बड़े लोग हैं हमारे देश के अंदर, उनमें से सबसे ऊपर प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अलोन कैन डिक्लेयर पीस एंड वॉर। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही पीस डिक्लेयर कर सकते हैं एक देश में, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं इस देश में। मतलब कि वॉर डिक्लेयर करने का काम भी प्रेसिडेंट का है। प्रेसिडेंट अलोन कैन डिक्लेयर वॉर इन दिस नेशन एंड प्रेसिडेंट अलोन कैन डिक्लेयर पीस इन दिस नेशन। और जब मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करता हूं, देखो सबसे पहले हमारे पास आता है आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 क्या कहता है? इट वेस्ट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु शैल बी डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 53 जो है ना, वो सारी की सारी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यूनियन की, वो प्रेसिडेंट के अंदर वेस्ट करता है। मतलब कि सारे के सारे एग्जीक्यूटिव यूनियन के जो डिसीजंस हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाएंगे। ऑल द एग्जीक्यूटिव डिसीजंस ऑफ यूनियन आर टू बी टेकन बाय हिज नेम। मतलब कि सारे डिसीजंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से लिए जाएंगे। जितने भी डिसीजन यूनियन गवर्नमेंट ले रही है, जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं यूनियन गवर्नमेंट के, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है ना, वो उसी के नाम से सारे के सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस जो हैं वो लिए जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है आर्टिकल 53 के अंदर कि सारी पावर्स जो हैं, सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट को दी गई है। और उसी के साथ साथ प्रेसिडेंट जो है वो अपनी ड्यूटीज जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली डिस्चार्ज करेगा। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली यहां पे ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट के नाम से ही सब कुछ किया जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जो भी होता है इस देश में, चाहे बिल्स बनते हैं, कोई डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट के नाम से ही सब कुछ होता है इस देश में। सारे एग्जीक्यूटिव यूनियन के डिसीजंस जो है वो प्रेसिडेंट के नाम से ही लिए जाते हैं। लेकिन यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है इस देश में। देखो, जो भी डिसीजंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेंगे ना, उनको लेने के लिए एडवाइस कौन करता है? हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा ही होता है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा ही होता है कि जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, उनके द्वारा एडवाइस किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है डिसीजंस लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स को वेस्ट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट के हिसाब से ही सब कुछ होगा इस देश में, प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल है इस देश में। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट मात्र एक कठपुतली है। उनके नाम से सब कुछ होता है, लेकिन पीछे चलाने वाला कोई और है। पीछे जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, पीछे जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। वही प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे, प्रेसिडेंट को कहेंगे कि ऐसा कीजिए, तो प्रेसिडेंट वैसा करेंगे। इवन कि ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट जो भाषण देते हैं, जो दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हैं, वो जो उनकी स्पीच होती है, वो सारी की सारी स्पीच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। ये कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होता है, वहां पे सारे के सारे सेक्रेटरीज जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही अपॉइंट करते हैं। इवन ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपना कुक भी चेंज नहीं कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। लेकिन चलो, ये थोड़ा एग्जैजरेशन हो गया। लेकिन हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करेंगे, उनको एडवाइस करने के लिए हमारे यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 केसेस के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश की। तो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइज द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन 2 केसेस।
दो केसेस वो कौन से थे? पहला केस था राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1954 एंड सेकंड केस था शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1974। इन दो केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसको क्लियर करने की कोशिश की, उनको उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की। दो केसेस कौन से थे? राम जवाया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1954 एंड शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1974। इन दो केसेस के अंदर क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को। देखो सुप्रीम कोर्ट ने इस इन दो केसेस के अंदर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट देयर आर थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे हमारे पास तीन कार्डिनल प्रिंसिपल्स आते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के। वो तीन कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? हेड ऑफ स्टेट हमारा प्रेसिडेंट होता है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हेड ऑफ स्टेट है वो अलग है, हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग है। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा। और ये कहा गया कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो नॉमिनल हेड होगा। नॉमिनल हेड का मतलब ये है कि असली पावर जो है ना वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं है, वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, वो मात्र एक कठपुतली है। असली पावर जो है, रियल अथॉरिटी इंजॉयज प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो रियल अथॉरिटी है, जो रियल पावर है ना, वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन वो नॉमिनल हेड है। सब कुछ उसके नाम से किया जाएगा, सब कुछ, सारे डिसीजंस, सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स उसके नाम से एक्सरसाइज की जाएंगी। लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग है, प्रेसिडेंट को वो माननी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनली ऑब्लाइज्ड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसकी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस मानने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थ्री कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगा और हेड ऑफ स्टेट जो है वो नॉमिनल हेड होगा। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल यहाँ पे क्या आता है कार्डिनल डेमोक्रेसी का, जो सुप्रीम कोर्ट ने इन दो केसेस के अंदर एक्सप्लेन किया। सेकेंडली यहाँ पे कहा जाता है रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही वेस्ट की गई हैं, जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा को। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 53 के अंदर ये लिखा गया था कि सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है यूनियन की वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वेस्ट की गई है। लेकिन यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जितनी भी रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगी ना वो किसके पास है? रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स कौन एंजॉय करता है? वो एंजॉय करते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे ही सब कुछ होता है। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, और जो वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को वो कॉन्स्टिट्यूशनली ओब्लाइज्ड है प्रेसिडेंट के ऊपर, वो उनको माननी पड़ती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सेकंड कार्डिनल प्रिंसिपल ये है कि जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही इंजॉय करते हैं, और जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लोकसभा में उनकी जवाबदेही होती है, वो लोकसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा का मतलब क्या है? जब तक लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मेजॉरिटी है, जब तक लोकसभा के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेजॉरिटी एंजॉय करते हैं, तब तक ही वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। अगर लोकसभा में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे या लोकसभा उनको उनकी मेजॉरिटी लूज कर जाएंगे, अगर वो लोकसभा में, अगर फ्लोर ऑफ हाउस में लोकसभा में अगर वो अपनी मेजॉरिटी लूज करेंगे तो इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हट जाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर जो है ना कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना के रखती है, और अगर लोकसभा को लगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अभी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहे हैं लोकसभा में, तो लोकसभा में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व भी किया जा सकता है अगर वो मेजॉरिटी लूज कर जाते हैं लोकसभा के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे सेकंड कार्डिनल प्रिंसिपल आता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। थर्ड कार्डिनल प्रिंसिपल क्या है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का? मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर एसेंशियली ड्रॉन फ्रॉम पार्लियामेंट। यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स होंगे ना वो पार्लियामेंट से ही ड्रॉन किए जाएंगे। मतलब इसेंशियली ड्रॉन फ्रॉम पार्लियामेंट, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर्स होंगे वो पार्लियामेंट से लिए जाएंगे, पार्लियामेंट से चुने जाएंगे। तो बेसिकली राज्यसभा में से और लोकसभा में से ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स होंगे। ऐसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है। आपने देखा होगा
अमेरिका में क्या होता है, यूएसए में क्या होता है कि जो कौंसलर मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि वो जो अमेरिकन कांग्रेस है, जो उनका पार्लियामेंट है या फिर उनका जो लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट तो उसको हम नहीं कह सकते हैं, जो उनका लेजिस्लेचर है वहां से जो प्रेसिडेंट के कौंसलर मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अमेरिका के अंदर कौंसलर मिनिस्टर्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अमेरिकन कांग्रेस में से हों या अमेरिकन लेजिस्लेचर में से हों। लेकिन इंडिया में क्या होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो कौंसलर मिनिस्टर्स होते हैं ना, उनको लोकसभा और राज्यसभा में से ही उठाया जाता है। वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये थर्ड कार्डिनल प्रिंसिपल है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आर्टिकल 53 है उसको आर्टिकल 74 के साथ हम पढ़ेंगे, मतलब आर्टिकल 53 शैल बी रेड अलोंग विद 74। तो बेसिकली ये कहा गया कि आर्टिकल 74 को और आर्टिकल 53 को हम एक साथ पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 53 क्या कहता है, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 53 ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यूनियन की, वो प्रेसिडेंट के अंदर वेस्ट की गई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर वेस्ट की गई है। आर्टिकल 74 ये कहता है कि देयर शैल बी COM, मतलब देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आर्टिकल 74 ये कहता है कि देयर शैल बी COM, मतलब देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड एंड एडवाइस देने का काम करेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 53 ये कहता है कि सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में वेस्ट की गई है। सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर वेस्ट की गई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ही सब कुछ होता है इस देश में। सारे डिसीजंस जो है यूनियन के एग्जीक्यूटिव डिसीजंस जो है वो प्रेसिडेंट के नाम से लिए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 74 का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स को प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करेंगे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर ही एक्सरसाइज करेंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि कहने को इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, कहने को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव पावर्स एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करनी है। तो बेसिकली there shall always be council of ministers headed by prime minister to aid and advise the president of India। तो यहाँ पे हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड एंड एडवाइस करेंगे, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करने का काम करेंगे, और उसके बाद ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है ना, जो प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं या फिर जो एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट में वेस्ट की गई है, वो एग्जीक्यूटिव पावर्स कैसे एक्सरसाइज होंगी, वो होंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंगली। उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट फंक्शन विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो काम ही नहीं कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं या डिसीजंस ले सकते हैं। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर काम ही नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए जो कि प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकें। अदरवाइज प्रेसिडेंट फंक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब कि प्रेसिडेंट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे। तो देयर शैल बी ऑलवेज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमेशा होने चाहिए जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड करें या एडवाइस करें, मतलब कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करने का काम करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब गवर्नमेंट जो है वो हार जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसॉल्व हो जाते हैं, तो उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे काम करते हैं। तो आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, मैंने बताया यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। जब एक गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, जब एक गवर्नमेंट हार जाती है, तो यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। तो जैसे कि 2024 में प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया, PM रिजाइंड। जैसे ही लोकसभा इलेक्शंस का 2024 में रिजल्ट आया तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिजाइन कर दिया। इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिजाइन कर दिया और फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ओथ ली। ठीक है, तो जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ओथ ली और जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने रिजाइन किया था, या फिर प्राइम मिनिस्टर की जो गवर्नमेंट थी उसने रिजाइन किया, और फिर जब प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट जो थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थे, उन्होंने ओथ ली, इसके बीच का जो टाइम पीरियड था, यहाँ पे तो कोई गवर्नमेंट नहीं थी आपका। तो मतलब कि आप तो ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट होगी ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जब यहाँ पे कोई गवर्नमेंट ही नहीं है तो फिर प्रेसिडेंट अपने फंक्शन कैसे एक्सरसाइज करेंगे, फिर प्रेसिडेंट काम कैसे करेंगे।
क्योंकि यहां तो ये कहा जा रहा है कि देयर शैल बी ऑलवेज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस कर सकें, अदरवाइज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइम पीरियड में फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कैसे फंक्शन किया होगा? तो इस टाइम पीरियड के बीच में एक केयर टेकर गवर्नमेंट होती है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो पिछली वाली गवर्नमेंट होती है वही कंटिन्यू करती है। तो जो मोदी जी थे, जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, वही केयर टेकर गवर्नमेंट का काम कर रही थी इस टाइम पीरियड के बीच में। और वो केयर टेकर गवर्नमेंट, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करने का काम कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी केस 1974 में ये कहा, देयर शैल ऑलवेज बी सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपको पहले दे दी है कि यहाँ पे हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड एंड एडवाइस करने का काम करेंगे। देखो सुप्रीम कोर्ट ने कब ये कहा, यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी केस 1974 में ये कहा कि देयर शैल ऑलवेज बी सीओएम, देयर शैल ऑलवेज बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट कैन नॉट एग्जिस्ट और एक्सरसाइज हिज फंक्शंस विदाउट सीओएम। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना। प्रेसिडेंट जो है वो अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज ही नहीं कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तो होने ही चाहिए जिससे कि प्रेसिडेंट भी एग्जिस्ट कर पाए। अगर प्रेसिडेंट को एग्जिस्ट करना है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रेजेंस होना चाहिए। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है तो इसका मतलब प्रेसिडेंट ही नहीं है। प्रेसिडेंट अपने फंक्शंस तभी एक्सरसाइज कर पाएंगे जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होंगे उनको एड एंड एडवाइस करने के लिए। सो इवन दो लोकसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड, देयर शैल बी केयर टेकर गवर्नमेंट हेडेड बाय पीएम। तो चाहे लोकसभा डिसॉल्व हो जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट होगी जिनको प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे, जो कि एड एंड एडवाइस करने का काम करेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो ये एक्सप्लेनेशन है जो मैंने पहले भी आपको दे दी। तो यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी केस 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने ये सब एक्सप्लेन करने की कोशिश की और ये कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। उसी के साथ साथ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये कहते हैं, प्रेसिडेंट डू नॉट रूल द कंट्री बट प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द कंट्री। तो यहां पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट कंट्री को रूल नहीं करते हैं। रूल कंट्री को कौन करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जिनको हेड करते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट जो है वो कंट्री को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है इस देश के। प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है इंडिया के। तो बेसिकली प्रेसिडेंट रूल नहीं करते हैं कंट्री को, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को। प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं कंट्री के। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यूएन राव वर्सेस इंदिरा गांधी केस 1974 में प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने दो केसेस के अंदर, राम जवाया केस और शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के अंदर जो प्रेसिडेंट थे उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को क्लैरिफाई किया और कहा कि 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहले तो ये है कि प्रेसिडेंट जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा और हेड ऑफ स्टेट होगा वो दोनों अलग अलग होंगे। जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो नॉमिनल हेड होगा। उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल के अंदर ये कहा गया कि जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर वेस्ट की गई हैं। रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंजॉय करते हैं, जिनको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। उसी के साथ साथ ये कहा गया थर्ड कार्डिनल प्रिंसिपल के अंदर कि जो मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो इसेंशियली ट्रांसफर किए जाएंगे फ्रॉम पार्लियामेंट, फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये हुआ कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स होंगे वो पार्लियामेंट से ही निकाले जाएंगे, पार्लियामेंट से ही लिए जाएंगे। उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये जो आर्टिकल 53 है और आर्टिकल 74 है, इन दोनों को इकट्ठा पढ़ा जाएगा, इन दोनों को एक साथ रीड किया जाएगा। और ये कहा गया कि हमेशा यहाँ पे हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करेंगे और प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्हीं के अकॉर्डिंगली काम करने की कोशिश करेंगे। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बिना। चाहे लोकसभा भी डिसॉल्व हो जाए फिर भी यहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट होगी जो प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करने का काम करेगी। उसके बाद बी आर अम्बेडकर ने यह कहा कि प्रेसिडेंट डू नॉट रूल द कंट्री बट दे रिप्रेजेंट द कंट्री। प्रेसिडेंट डू नॉट रूल द कंट्री बट ही रिप्रेजेंट्स द कंट्री। तो बेसिकली प्रेसिडेंट कंट्री को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं कंट्री के। इस तरीके से हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट की है हिंदुस्तान के अंदर, इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर जो प्रेसिडेंट है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को इस तरीके से डिफाइन किया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।